हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेट एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूं। जनरल स्टडीज में टॉपिक वाइज मैटर में आज हम सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। जी हाँ, इकोनॉमिक्स में डे फर्स्ट है आज, जिसके अंतर्गत इंडियन इकोनॉमी, आर्थिक विकास और नियोजन, राष्ट्रीय आय, कृषि, उद्योग, सेवा, भारतीय वित्तीय प्रणाली, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होता है। साथियों, आप जानते हैं कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराते वक्त जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी डिस्कस करता हूं। तो चूंकि अगर आप उनको नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा, और लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। इसके लिए मैंने एक नंबर ये है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस रखा है, उस फीस को पे करके आप एक ग्रुप में बनाया हुआ है, उसमें जुड़ सकते हैं, जिसमें जो प्रैक्टिस कराया जाता है, जो टॉपिक वाइज मैटर कराया जाता है, उसके बाद संडे को टेस्ट करा दिया जाता है। ठीक है, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। और लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें 44 कैंडिडेट्स ने 100% स्कोर प्राप्त किया था। साथियों, अभी तक 50 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। ठीक है, आइए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में किसके अंतर्गत स्वीकार किया गया? संविधान का निर्माण, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, नीति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है मित्र, सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं आप उनको जरूर तैयार करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम्स में कोई ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, तो मिलते जुलते क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है जीएस का जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आप रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेक्शन कंसिस्टेंसी से ही मिल सकता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भैया, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतया विशेषता होती है। आपको बताना भैया कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता होती है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रितता अनुपात, तृतीय क्षेत्र में जो है अधिक कार्यबल शक्ति का होना। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कूट 1 2 2 3 3 4 1 4। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है? सही है पहला। ठीक है, 1 और 2 यानी प्रति व्यक्ति निम्न आय और पूंजी निर्माण की निम्न दर। ठीक है, ये आपका सही है। तो ध्यान से समझिएगा मित्र, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था शब्द ऐसे राष्ट्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां के लोगों का रहन सहन का स्तर काफी नीचा होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति का आय का स्तर निम्न पाया जाता है। ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं इसमें हैं, जैसे निम्न जीवन स्तर, ठीक है, निम्न प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी, पूंजी निर्माण की निम्न दर, परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण वितरण, ठीक है, और अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, ठीक है, और कुछ अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अपनी गरीबी कम करने, आय के स्तर को बढ़ाने का सामर्थ्य पाया जाता है, इसलिए उन्हें विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, विकास का मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? आपको बताना है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति की, राज्य की, व्यक्ति और राज्य दोनों, उपरोक्त में से किसी की नहीं। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है सी। क्या है? सी। यहाँ पर व्यक्ति और राज्य दोनों। ठीक है, विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि भारत में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, भारत ने IMF से 200 टन सोना किस पंचवर्षीय योजना में क्रय किया था? आपको बताना है कि भारत में IMF से 200 टन सोना किस पंचवर्षीय योजना में क्रय किया? 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं। तो भैया यहाँ पर बताना है आपको सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? डी, 11वीं। ठीक है, भारत ने IMF से 200 टन सोना 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 12 में RBI द्वारा क्रय किया गया, इसकी कीमत
31.490 करोड़, ठीक है, यानी 6.70 बिलियन था। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है? चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, और स्थिर कीमतों पर जो है सकल घरेलू उत्पाद, चालू कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, स्थिर कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है। ठीक है, स्थिर कीमतों या किसी आधार वर्ष के आधार पर व्यक्त आय को वास्तविक आय कहा जाता है। साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को सामान्यतया आर्थिक समृद्धि के माप के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, किंतु चूंकि प्रति व्यक्ति आय की गणना करते समय जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि की माप के लिए स्वीकार किया जाता है। ठीक है, एचडीआर 2010 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को आर्थिक समृद्धि के मापक के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर दीजिएगा, चूँकि आप जानते हैं मित्र बहुत मेहनत करके वीडियो बनती है। तो ये देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अनवरत योजना भारत में लागू हुई 1967, 1969 से 70, 1978 79, 1989 से 90। तो मित्र ये देखो ये क्वेश्चन रिसेंट में पूछा गया। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी, 1978 से 79 तक अनवरत योजना, रोलिंग प्लान जिसे कहते हैं, भारत में 1978 या 79 में लागू की गई। अनवरत योजना जनता सरकार द्वारा 1978 में से 1980 तक चलाई गई। ठीक है, और यह योजना गुन्नार मिर्डल द्वारा प्रतिपादित पर आधारित थी। ठीक है, इस योजना में ट्राइसेम की शुरुआत की गई। भैया ध्यान समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चंस का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सबको तैयार करते रहें। देखो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर चयन करना है आपको। पंचवर्षीय योजना, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और प्रयुक्त विकास मॉडल आपको बताना है। इसमें जो है कूट में आपको चयन करना है, तो सही कौन सही मिलान है उसी हिसाब से आपको करना है। आप देखो ये देखो ये 3 4, इनमें से आपको मिलान में क्या सही है उसको बताना है। तो इसमें सही है मित्र बी, यानी द्वितीय। ठीक है, देखो यहाँ पर द्वितीय जो है जो ये ऑप्शन है वो सही है। तो यहाँ पर देखो ये आपका मिलान क्या हुआ, ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो ये है आपका ये मिलान। ठीक है, पहला 2 4, फिर उसके बाद 1, ठीक है 1, उसके बाद फिर 3, ये है आपका। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से जो मिलान सही होता है। प्रथम का जो पंचवर्षीय योजना का प्रयुक्त विकास मॉडल था हायरोडोमर मॉडल, क्या था हायरोडोमर मॉडल। द्वितीय का था क्या था महालनोबिस मॉडल, क्या था महालनोबिस मॉडल। तृतीय का क्या था एस चक्रवर्ती मॉडल, तृतीय का एस चक्रवर्ती मॉडल। चतुर्थ का अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये विकल्प सही होता है। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो योजना काल में सर्वाधिक समृद्ध दर प्राप्त की गई थी। तो 8वीं योजना में, 10वीं योजना में, 9वीं योजना में, 7वीं योजना में। देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या कितनी बार पूछा गया, 56 बार। ठीक है, यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी, यानी 10वीं योजना में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, योजना जो है किस बात हो रही है, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो किस में प्राप्त की गई, 10वीं योजना में। ठीक है, जो है पूरा लक्ष्य आपका दिया हुआ है, पूरा जो है सारणी, हालांकि वो आपको पीडीएफ के माध्यम से ग्रुप में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो यहाँ पर है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, 1947, 1949, 1950, 1951। मित्रों आप जानते हैं कि आपके जेएससी अल्टीग्रेड हो, लेक्चरर हो या जेडीसी का एग्जाम हो, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, देखें सिलेबस बहुत ब्रॉड है और आपको आपके सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर जीएस को पूरी तरीके से एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। इसके लिए यही प्रीवियस ईयर सॉल्व करना ही सबसे बेहतर और सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो इसलिए इसको बिल्कुल पूरी तरीके से आप सॉल्व करें। यहाँ पर देखो जो अगला क्वेश्चन है मित्र, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी।
तो बात हो रही योजना आयोग किस वर्ष में, 1947, 1949, 1950, 1951 में। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है, 1950। ठीक है, 1950 में योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी जिसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। इसका मुख्य कार्य केंद्र को पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना तथा राज्यों को वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है। बात हो रही है भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2004 से 5, 2021 से 22, 2011-12, 2000 अब देखो 17-18। आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या, सही विकल्प है सी 2011-12। क्या है, 11-12। ठीक है भैया, तो भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, 2011-12। ठीक है, अब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने वर्ष 2015 में आधार वर्ष 2004-5 को संशोधित कर 2011-12 कर दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना पहले स्थिर कीमत और चाल कीमत के आधार पर की जाती थी, परंतु वर्ष 2011 से केवल चालू कीमत पर की जाती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, करों की उगाही से प्राप्त धन जाता है कहाँ, समेकित कोष में, आकस्मिक कोष में, सार्वजनिक लेखा में, निजी लेखा में। आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है, तो सही विकल्प है ए समेकित कोष में। ठीक है, समेकित कोष भारत सरकार का वह कोष है जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल और वसूले गए राशि आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, सभी प्रकार के करों की उगाही से प्राप्त धन को समेकित कोष में ही दिया जाता है। ठीक है, संसद से अनुमति प्राप्त किए बगैर कोष से राशि का आहरण नहीं किया जा सकता। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा संस्थान करता है। आपको बताना भैया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ISI भारतीय सांख्यिकी संस्थान। देखो भैया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इसलिए क्वेश्चन को शामिल किया गया, ये देखो इतनी बार। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र, चूंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो वो है CSO। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता था, ध्यान समझिएगा पूरा, किया जाता था। ठीक है, जिसकी स्थापना यानी CSO की स्थापना जो है 2 मई 1951 को की गई थी। यद्यपि इसका जो है प्रारंभ 1949 में एक सांख्यिकी इकाई के रूप में किया गया था और वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना, अगर अब क्वेश्चन जब बनेगा तो राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, NSO के द्वारा। तो विकल्प में नहीं है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये आंसर है वो CSO सही है, बट अब NSO हो गया है। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है कहाँ, करनाल में, नई दिल्ली में, आनंद में, भोपाल में। आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है इसका यहाँ पर सी, कहाँ, आनंद में। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है, वहाँ पर है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष जो है 1965 में हुई थी। कब, 1965 में भैया। ठीक है, वर्तमान में मीनेश शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों में दिए गए कूट के अनुसार। देखो यहाँ पर आपको सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर देखो मित्र, एक क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चन आपके सही होते हैं। देखो धान, रत्ना, सरसों, नीलम, ये मतलब ये फसल है और ये प्रजाति है, आपको सुमेलित करना है। कूट दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 आपको बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी। क्या, 1 4 2 3, क्या है, 1 4 2 3। यहाँ पर देखिए मित्र 1, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। तो इस तरीके से इसका सुमेलन होता है। तो अगर देखा जाए तो धान जो है, धान प्रजाति है रत्ना, जया, पद्मा, अमन, बोरो, पूसा, सुगंधा, ये सब धान की प्रजातियां हैं। ठीक है, अगर बात की जाए सरसों की तो सरसों जो है वरुण, सरसों की प्रजाति क्या है, वरुण। ठीक है, उसकी अन्य जो प्रजातियां हैं जैसे गिरिराज, पीताम्बरी,
और दिव्या 33, ये सब क्या है, सरसों की प्रजातियां। ठीक है, बात की जाए अलसी, अलसी की प्रजाति एक होती है नीलम। ठीक है, और इसकी अन्य प्रजातियां जैसे हिमानी, मुक्ता, जवाहर 17, ये सब जो है अलसी की प्रजातियां हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सरसों हो गया, अलसी हो गया। मटर की एक प्रजाति है भैया रचना। क्या है, रचना। वैसे मटर अपर्णा, सपना, उत्तर, पूसा, प्रगति, ये सब जो है मटर की प्रजातियां हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपका विकल्प क्या सही हुआ, सही विकल्प हुआ आपका बी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है। बात हो रही है कृषि जनगणना की, 5 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 3 साल में। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है ए, यानी 5 साल में। भारत में कृषि जनगणना 5 वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 11वीं जो कृषि जनगणना 2021-22 की शुरुआत अगस्त 2022 जनगणना के लिए डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा, ताकि डेटा समय पर उपलब्ध हो सके। ठीक है भैया, उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में कृषि जनगणना जो है 2015-16 में अंतिम बार आयोजित की गई थी, जिसके चरण 2 के अंतिम आंकड़े जनवरी 2020 में जारी किए गए थे। इसके बाद 2020-21 को संदर्भ वर्ष के साथ अगली कृषि जनगणना होनी है, जो अभी चल रही है। ठीक है, अंतिम पूर्ण जनगणना कौन है, 2015-16, जिसके आंकड़े 2020 में जारी हुए थे। ठीक है, और अगली जनगणना 2020-21 चल रही है, वर्तमान में जारी है। अब जारी होगी वो भी भैया 5-7 साल बाद। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली जो है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम अपनाने वाला प्रथम राज्य था क्या। आपको बताना है 4, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है ए। क्या है भैया, ए, राजस्थान। ठीक है, कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो है वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ डेनियल बेनर द्वारा विकसित की गई। भारत में सर्वप्रथम 1974 में राजस्थान जो कि कैनाल क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश के चंबल कमांड एरिया में एक विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। पेट्रोलियम परिशोधन, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा। तो यहाँ पर सही विकल्प है ए, यानी पेट्रोलियम परिशोधन। पेट्रोलियम परिशोधन उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों की विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। शेष तीनों, जैसे बात की जाए बीमा की, बैंकिंग की और शिक्षा के, तो सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो गोरखपुर, नेवेली, राउरकेला, नाहर, कटिया। सही विकल्प क्या है मित्र, आपको बताना है। सही विकल्प है सी, राउरकेला। राउरकेला जो कि उड़ीसा जो कि उर्वरक के साथ साथ ने जो है इस्पात संयंत्र के लिए भी बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। राउरकेला इस्पात कारखाना भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात है। ठीक है, इस्पात कारखाना है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, नवरत्न का विचार संबंधित है। ठीक है, तकनीकी जनशक्ति, चयनित वर्ग जो है, चयनित निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ, चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है आपका डी, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। ठीक है, 1997-98 की केंद्रीय बजट में अच्छा निष्पादन करने वाले 9 सार्वजनिक उपक्रमों को चुना गया और इन्हें नवरत्नों की संज्ञा दी गई। उस समय मूलतः 9 कंपनियों को यह दर्जा प्रदान किया गया था कि नवरत्न का दर्जा उन कंपनियों को प्रदान किया जाता है जो वैश्विक कंपनी के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। ठीक है, नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो जाने से इन कंपनियों को ज़्यादा प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता मिलती है। यह कंपनियां सरकार की अनुमति के बगैर देश या विदेश में संयुक्त उद्यम लगा सकती हैं। ठीक है, इनके अपने नेटवर्थ के 15% तक निवेश कर सकती हैं। इतना ही नहीं, इन कंपनियों के निदेशक बोर्ड को अधिग्रहण और विलय संबंधी निर्णय लेने का अधिकार होता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित में से कौन अंशदान नहीं देता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। आपको बताना है। पशुपालन, कुटीर उद्योग, निजी धन उधार देने का प्रचलन,
अच्छे उपकरणों की उपलब्धता। आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया सी, निजी धन उधार, जो कि निजी धन देते हैं उधार, उनसे भाई क्या अर्थव्यवस्था में लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर निजी धन उधार देने का प्रचलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं देता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग, ठीक है, पशुपालन, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता, ये सब मुख्य जो है योगदान देते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ। 1991 से, यहाँ पर देखो 1990 से 1991, 1991 से 1992, 1992 से 1993, 1993 से 1994। आपको बताना सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है यहाँ पर आपका बी। क्या है? बी, 1991 से 92। ठीक है, विनिवेश या सार्वजनिक उद्यमों में सरकार के अपने स्वामित्व में कमी लाने की प्रक्रिया का प्रारंभ भारत के में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, जबकि वित्त मंत्री के रूप में पहली बार जब 1991-92 में बजट में विनिवेश का जो है प्रयोग किया था। जब वित्त मंत्री ने 1991-92 में 2500 करोड़ रुपए के विनिवेश की बात कही और उस बजट वर्ष में जो कि 3038 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, और 1992 में सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश के लिए सी रंगराजन कमेटी गठित की गई। ठीक है, जिससे अपनी रिपोर्ट 1993 में दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में, बलरामपुर में। भैया बताओ यहाँ पर सही विकल्प क्या है। बी, प्रतापपुर में। कहाँ पर? प्रतापपुर में। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर, जो कि देवरिया जिला में है, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो भैया, ये कंपनी दिया है जो कि कंपनी अधिनियम यहाँ पर 2013 बताया है। ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, ठीक है, और वस्तु विक्रय अधिनियम आप 1930। तो आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं हो भैया बी है। कौन? भारतीय संविदा अधिनियम 1870 नहीं बल्कि 1872 में हुआ था। बाकी तीनों सही सुमेलित है। भारत का मुख्य संविदा कानून है यह अधिनियम संविदाओं के निर्माण, निष्पादन और परिवर्तनशीलता से संबंधित सामान्य सिद्धांतों तथा क्षतिपूर्ति एवं गारंटी, जमानत, गिरवी तथा अभिकरण जैसे विशेष प्रकार की संविदाओं से संबंधित नियम निर्धारित करता है। ठीक है, कंपनी अधिनियम जो 2013 की बात की जा रही है, भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कंपनियों के निर्माण और उनके दायित्व, उनके निदेशक तथा उनकी समाप्ति आदि का जो है विनियमन करता है। ठीक है, साझेदारी अधिनियम की अगर हम बात करें जो कि 1932 की, तो 32 में पारित हुआ था यह अधिनियम जो साझेदारी फर्मों का नियमन करता है। ठीक है, और वस्तु विक्रम अधिनियम 1930 में पारित हुआ। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। दीपम, ठीक है, दीपम एक विभाग है किसका? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत। आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही है ए, यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, दीपम एक विभाग है किसमें? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल 2016 को विनिवेश विभाग का नाम बदलकर दीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कर दिया। ठीक है, दीपम केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है और केंद्र सरकार की एक्टिविटी में निवेश सहित सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के विनिवेश से संबंधित मामलों को देखता है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में, निर्माण, बिजली तथा गैस से, सेवा क्षेत्र से, ठीक है, और यहाँ पर रक्षा तथा लोक प्रशासन से। आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है यहाँ पर 3, सेवा क्षेत्र से। ठीक है, चूंकि जब इतने जगह भर क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके दौरान भी और आज भी दोनों जगह पर दौरान जीडीपी का सर्वाधिक भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, तत्कालीन समय में सेवा क्षेत्र लगभग 59%, उद्योग क्षेत्र से 27%, कृषि क्षेत्र से 13.9%। ठीक है, तो वर्तमान में भी यही स्थिति बनी हुई और जीडीपी का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी
समिति सार्वजनिक बैंकों की समेकन से संबंधित नहीं है। देखो यहाँ पर नायक समिति, नरसिम्हन समिति, लीलाधर समिति, रंगराजन समिति। तो सही विकल्प है यहाँ पर डी, यानी रंगराजन समिति। क्या है? रंगराजन समिति का संबंध सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया भैया कि कौन सा सी जो है समिति जो सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है, तो कौन है? रंगराजन समिति। ठीक है, ध्यान से समझते हैं मित्र। रंगराजन समिति का संबंध सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है, जबकि आरबीआई द्वारा गठित नरसिम्हन समिति, ठीक है ये, और लीलाधर समिति, और उसके बाद जो है आपका नायक समिति, ये तीनों समितियां, मतलब नायक समिति कब गठित हुई थी? जो गठित हुई थी 2014 में। ठीक है, और लीलाधर समिति ये आपका 2008 में, और नरसिम्हन समिति ये कब गठित हुई थी? 1998 में। तो इस तरीके से सार्वजनिक बैंकों में समेकन की सिफारिश की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951-52 में उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? 2.3%, 1.6% और 2.0%, 0.3%। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है सी, 2.0%। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर जो है 2% थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, तो यही चूंकि क्वेश्चन यही है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के में उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या हुई थी? तो क्या हुई थी भैया? 2%। कितना? 2%। और हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित यह योजना कृषि विकास पर केंद्रित है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में साख नियंत्रण की कौन सी विधि अधिक प्रभावी है? गुणात्मक, मात्रात्मक, बैंक दर, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो भैया इतनी बार क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर देखो भैया जो सही विकल्प है वो है मात्रात्मक। ठीक है, केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य साख नियंत्रण है, करना है। साख नियंत्रण की मात्रात्मक वृद्धि सर्वाधिक प्रभावी विधि है। ठीक है, भारत में आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं, पहला मात्रात्मक तरीका, दूसरा गुणात्मक तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप करते हैं। पहला विकल्प है प्रतिभूत कीमत सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उत्पादन सूचकांक। तो देखो यहाँ पर सही विकल्प है क्या, आपको बताना उससे पहले देखो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, क्या? थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा करते हैं, और थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। अप्रैल 2014 से आरबीआई द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के मापक के रूप में अपनाया गया है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये देखो, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है यहाँ पर सी, कौन? आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार के वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करता है। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों में सरकार को सलाह देता है और बैंक के खातों का रख रखाव और नियमन इत्यादि भी सम्मिलित करता है। इस तरीके से आज आपके 30 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट है, मतलब इकोनॉमिक्स फर्स्ट वीडियो की, वो खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आप बहुत सीख रहे होंगे। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लें, रेगुलर बेस पर टेस्ट दें और अपनी तैयारी को एनहेंस करें। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।